नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम बढ़ रहे हैं आगे प्रकरण की तरफ, जिसका नाम है प्रत्यय। देखिए, जो प्रत्यय है वो उपसर्ग के तरह ही काम करता है। जैसे उपसर्ग धातु के साथ जुड़ करके उसका अर्थ परिवर्तन कर रहा था, वैसे ही प्रत्यय उसको एक निश्चित अर्थ में परिवर्तित करता है। यानी कि यहाँ देखने वाली बात, उपसर्ग धातु से पूर्व में लग रहा था, ये जो प्रत्यय है वो धातु के बाद में लगता है। ये थोड़ा सा बदलाव है। और ये प्रत्यय धातु और शब्द दोनों के ही साथ जुड़ता है। इसीलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रत्यय परस्त। एक सूत्र है, इसमें हम समझ सकते हैं जो प्रत्यय हैं वो परस्त का मतलब बाद में लगने वाले होते हैं। अब प्रत्यय कहते किसे हैं, इस बात को हम जान लें कि कोई भी ऐसा शब्द या धातु है, उस शब्द या धातु के बाद में लगने वाला जो वर्ण हो या वर्ण समूह हो, उसे हम प्रत्यय कहेंगे। लेकिन वो वर्ण समूह उस धातु के अर्थ में परिवर्तन या उसको विशिष्टता प्रदान करने का सामर्थ्य रखता हो, क्षमता रखता हो, ऐसे वर्ण समूह या वर्ण को हम प्रत्यय कहते हैं। यानी कि यहाँ पे देखने वाली बात स्पष्ट होती है, धातु या शब्द के बाद लगने वाला जो वर्ण समूह है उसे प्रत्यय कहते हैं। हमने सूत्र में लिखा प्रत्यय बाद में लगते हैं, तो बात स्पष्ट हो गई। धातु या शब्द, अब शब्द में चाहे संज्ञा शब्द हो चाहे तो सर्वनाम शब्द हो, इस तरह के जो शब्द हैं उन शब्द के बाद में लगता है प्रत्यय। यानी कि प्रत्यय धातु और शब्द के बाद में लगता है। फिर बात आती है प्रत्यय कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो आधार हमें मिल गए यहाँ पे कि धातु या शब्द के बाद में लगने वाले जो वर्ण समूह है उसी को प्रत्यय कहते हैं। तो अब हमारा विभाजन जो होगा प्रत्ययों का, वो भी इसी को आधार बना करके करेंगे कि वो शब्द या धातु के बाद में लगते हैं, यानी धातु के साथ लगने वाले और शब्द के साथ लगने वाले। इस तरह से विभाजन हम इसका करेंगे। तो देखिए विभाजन, देखिए इसका प्रत्यय है, उसका विभाजन, प्रत्यय का विभाजन हम करें तो इसी दृष्टिकोण से करेंगे। प्रत्यय को हम लेंगे दो तरह से, एक रखेंगे, एक प्रकार रखेंगे हम प्रत्यय का धातु से लगने वाला, धातु से लगने वाले। एक प्रकार हो गया धातु से लगने वाले और दूसरा हो गया शब्द से लगने वाले, शब्द से लगने वाले क्या प्रत्यय। जो प्रत्यय हैं वो दो तरह से लेंगे, धातु से लगने वाले प्रत्यय और शब्द से लगने वाले प्रत्यय। अब देखिए यहाँ पे धातु से लगने वाले प्रत्यय हमने पढ़े पूर्व में, जब हमने धातु रूप पढ़े थे तो प्रत्यय पढ़े हमने वहां पे तिथस्थि, सिद्धस्थि इत्यादि। तो वहां पे तो तिथ से लेकर इड वहिंग महिंग का जो अंग है, यानी तिंग प्रत्यय संख्या में 18, 9 परस्मय पदी के तिथस्थि इत्यादि और 9 ही आत्मनेपदी के जो त अकांश है और अंतिम जो है पुरुष, उसके इड वहिंग महिंग तक लेकर तिंग प्रत्यय 18। एक तो वो है। इस धातु से लगने वाले को भी दो तरह से बांटेंगे हम। तिंग प्रत्यय तो की संख्या में कितने हैं, 18, ठीक है। फिर दूसरा है इनसे भिन्न और तिंग भिन्न हो जाएगा, तिंग भिन्न, यानी एक तो तिंग प्रत्यय 18 जो है, तिंग भिन्न प्रत्यय इनसे अलग, इन तिंग से अलग जो होंगे लेकिन धातुओं से ही लगेंगे, उनको हम देखते हैं दो तरह से।
जिन्हें हम यहाँ पे कृत्य और प्रत्यय कहते हैं। और तीन भिन्न जो प्रत्यय होंगे उनको हम नाम देंगे कृदंत। जो तीन भिन्न प्रत्यय हैं, लेकिन तीन प्रत्ययों का तो हो गया विभाजन 18 है, आत्मनेपदी के 9, परस्मैपदी के 9। तीन से भिन्न जो प्रत्ययों को कृदंत कहेंगे, जो धातुओं से लगते हैं, उनके दो विभाजन के कृत प्रत्यय और तृतीय प्रत्यय। ठीक है, अब आगे बढ़िए शब्द से लगने वाले प्रत्यय। इन शब्द से लगने वाले प्रत्ययों को भी हम दो तरीके से बांटेंगे। दो विभाजन कौन से हैं इनके, वो देखिए। एक है तद्धित प्रत्यय, तद्धित, और दूसरा है स्त्री प्रत्यय। अब ये कहाँ कहाँ काम में आते हैं, देखिए। लिंग प्रत्यय काम में आ रहे हैं धातु रूप, धातु रूप बनाने में। ठीक है, धातु रूप बनाने में काम आ रहे हैं वो तीन प्रत्यय है। कृत प्रत्यय जो है वो कर्तरी, कर्तरी यानी कर्तृवाच्य। जो वाच्य कर्तृवाच्य का होगा वाक्य, उसमें जो प्रयुक्त होंगे शब्द वो कृत प्रत्यय के जो शब्द होंगे वो होंगे, और कृत्य प्रत्यय के जो होंगे वो कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्म और भाव के आते हैं, कर्मवाच्य भाववाच्य में कृत्य प्रत्यय के शब्द काम में आते हैं, और कर्तृवाच्य में कृत प्रत्यय के शब्द काम में आते हैं। यहाँ पे एक विशेष बात शब्द होगा, एक प्रत्यय कृत। भूतकालिक है, इसका जुड़वा जो प्रत्यय है वो है तत्वतु। तो तव तुतु जो प्रत्यय है उनमें से एक त प्रत्यय भी कर्म और भाव में प्रयुक्त होता है। बाकी सभी कृत प्रत्यय कर्तरी यानी कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होते हैं। ये थोड़ी सी एक सामने बात थी। तृतीय प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से, इनपे भी चर्चा होगी। अब देखिए शब्द से लगने वाले प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो है वो संज्ञा सर्वनाम, तो सबसे लगते हैं संज्ञा सर्वनाम इत्यादि शब्दों से लगेंगे, उनको कहते हैं तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं, गोत्र, भाव, अपत्य, यानी कि किसी का बेटा बेटी हो, भाव यानी उत्पन्न होने की स्थिति में, अपत्य यानी संतान के अर्थ में जो प्रत्यय होते हैं, चाहे वो पशु पक्षी किसी का भी हो, इस तरह के अर्थ में अगर लिया जाता है तो तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को लिया जाता है। स्त्री प्रत्यय क्या काम करते हैं, स्त्री प्रत्यय करते हैं पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बनाने में स्त्री प्रत्यय काम में आते हैं। अब ये हमने 18 पढ़ लिए, तिप्तसी इत्यादि। कृत प्रत्यय जो कर्तरी हैं उनको भी हम देखेंगे कौन कौन से हैं, और जो तृतीय प्रत्यय हैं उनको भी हम देखेंगे कौन कौन से हैं, संख्या में कौन कौन से हैं, कितने हैं। तद्धित प्रत्ययों को देखेंगे और स्त्री प्रत्ययों को। लेकिन यहाँ पे हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार देखा जाए तो तीन प्रत्यय हमने पढ़ लिए। तीन भिन्न जो कृदंत है, कृत और प्रत्यय को हम पढ़ेंगे। इधर शब्द से लगने वाले तद्धित प्रत्ययों को भी हम पढ़ेंगे। स्त्री प्रत्यय अभी रीड या निम्न क्लासों के पाठ्यक्रम में नहीं है, तो इनको देख, यहाँ प्रसंगवश नहीं देखना था, लेकिन इनके भी कुछ एक उदाहरण हम जरूर देखेंगे। ये तो ये विभाजन है। इनका जो प्रत्ययों में कौन कौन से प्रत्यय परिगणित होंगे वो देखते हैं अगले स्लाइड में। देखिए हमने बात की कृत प्रत्यय, दूसरा है प्रत्यय, और फिर तद्धित और स्त्री। तद्धित प्रत्यय, तृतीय प्रत्यय, इनकी हम चर्चा करेंगे कौन कौन से हैं। ये कौन कौन से हैं इसी बात पर क्या फोकस किया जा रहा है। तृतीय प्रत्यय जो हैं वो कर्म और भाववाच्य में लगने वाले, उनको देखते हैं सर्वप्रथम। जैसे तव्यत्,
तव्य नियर। यहाँ पे तीन प्रत्यय एक साथ ले लिए हमने, तव्यत, तव्य और अनियर। तव्यत, तव्य और अनियर, ये तीन प्रत्यय हैं यहाँ पे। फिर और इसमें जो है केलिमर, नत, क्यप, यत। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7। ये संख्या में जो होते हैं 7 प्रत्यय होते हैं, कृत्य प्रत्यय। अब बात आती है तद्धित प्रत्यय की, इधर कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में आइए, दो दो के ऊपर में है, जुड़वा में है। ये पहले लेते हैं हम तु, दो तो ये हो गए, 1 और 2। फिर है सत्री, दो दो को रखते हैं साथ में, तो स्वतु, 2 हो गए। फिर है सत्री और शानच, क्षत्रिय और सानच, 2 ये हो गए। ये 3 तो हो गए जोड़े में। अब जो और हैं हमारे बच रहे हैं शेष, उनको भी हम देखते हैं। तुमुन, है, ल्युट। तुमुन, है और ल्युट प्रत्यय ये हो गए। एक दो प्रत्यय और हैं जुड़वा में, त्वा और लक। ये लॉजिक, ये हमारे कृत प्रत्यय हैं। तुमुन, है और ल्युट, त्वा और लप, ये प्रत्यय हैं कृत प्रत्यय। कृत्य में 7 है, तो तव्य, तव्यानियर, केलिमर, नत, क्यप, यत। और तद्धित प्रत्यय कौन कौन से वो भी देख लो। एक तो है तरप, तमप, ये दोनों जुड़वा हैं। तल और मतुप। देखिए ये दो जो प्रत्यय हैं, ये तो हम अंग्रेजी में जब बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री की, उस तरह से स्तर को बताते हैं। दो में तुलना और छटनी करनी हो तो तरफ का प्रयोग होता है, और ज्यादा में छटनी करनी हो या ज्यादा में अच्छा बुरा बताना हो तो तमक प्रत्यय का प्रयोग वहां पे होता है। तो डिग्री बतानी होती है सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, तुलनात्मक अध्ययन के रूप में। तल प्रत्यय पंचमी विभक्ति के अर्थ में, मतुप वाले के अर्थ में। वाला जो शब्द होता है उसके अर्थ में कि गाड़ी वाला है, शक्ति वाला है, धन वाला है, उस अर्थ में ये आता है। स्त्री प्रत्यय है हमारे 8, वो कौन से हैं? 3 तो आ करने वाले हैं, तो टा से शुरू होते हैं, टा, दा और चा। 3 तो ये हैं, तीनों ही आ का मात्रा करते हैं। फिर है 3 है बड़ी ई की मात्रा, की, नीस और नीम। 3 ये हैं ई की मात्रा करने वाले, और एक है बड़े ऊ की मात्रा करता है, और एक है ती। तो ये प्रत्यय है। तो इस प्रकार 3 तो आ करते हैं, 3 ई बड़ी ई की मात्रा करते हैं, एक बड़े ऊ की मात्रा और एक ती। इस तरह से 8 प्रत्यय स्त्री प्रत्यय हैं। ये प्रत्ययों का विभाजन हो गया। कौन कौन से प्रत्यय किस किस श्रेणी में जा रहे हैं? कृत प्रत्यय में ये हैं। कृत प्रत्यय में तव्य, तव्यानियर, केलिमर, नत, क्यप, यत। तद्धित प्रत्यय में तरप, तमक, तल और मतु। स्त्री प्रत्यय में टाप, डाप, चाप, कीप, केश, की और ऊन और ती। ये प्रत्यय हमारे हैं। लेकिन स्त्री प्रत्ययों को बात सबसे अंत में रखेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं हम कृत्य प्रत्ययों से। यहीं से शुरुआत होती है। पहले इनको पूरा करेंगे तो भाववाच्य और कर्मवाच्य में है, इनको हम यही रख देते हैं। कर्म प्लस भाव,
और ये प्रत्यय जो है वो है कर्तरी, कर्तार्थ में यानी कर्तृवाच्य में। यहाँ से जो एक का प्रत्यय है, एक का प्रत्यय इस अर्थ में कर्म और भाव में होता है, बाकी अंतिम सभी जो प्रत्यय हैं वो कृत प्रत्यय वो कर्तरी में ही यानी कर्तार्थ में ही प्रयुक्त होते हैं। अब जो देखने वाली बात है, इनको जो प्रत्यय है इनको हमने धातु के साथ और शब्द के साथ लगा करके या इनके आधार पे विभाजन किया है। इनका एक और विभाजन का जो आधार बनता है वो है सार्वधातुक और आर्धधातुक। इसके आधार पे भी हम इनको थोड़ा सा अलग करके देख लेते हैं कि प्रत्ययों का जो आधार है सार्वधातुक प्रत्यय और आर्धधातुक प्रत्यय, इस आधार पे भी इनका विभाजन किया जाता है दो प्रकार में। तो उस प्रकार को भी हम देखते हैं यहाँ पे। ये जो विभाजन है दो तरह का वो है सार्वधातुक प्रत्यय और दूसरा है आर्धधातुक प्रत्यय। आर्धधातुक प्रत्यय इसी आधार पे लकार भी हो जाते हैं, सार्वधातुक लकार और आर्धधातुक लकार। देखिए इनमें क्या थोड़ा सा देखने लायक बात है, सार्वधातुक प्रत्ययों में कौन से प्रत्यय होते हैं? तिंग सित सार्वधातुकम, सूत्र है एक तिंग सित सार्वधातुकम, यानी कि तिंग प्रत्यय जो 18 प्रत्यय हैं वो इस सूत्र के आधार पे कौन से हुए? तिंग प्रत्यय जो कि 18 हैं। तिंग प्रत्यय हो गए तो सार्वधातुक प्रत्यय कौन से? तिंग प्रत्यय। दूसरा सित, देखिए तिंग सित सार्वधातुकम, तो सित प्रत्यय है। ये सित प्रत्यय मतलब शय की इत संज्ञा, शय की इत संज्ञा। ऐसे प्रत्यय जिनमें शय की इत संज्ञा होती है वे सित होते हैं, तो वे प्रत्यय भी सार्वधातुक प्रत्यय होंगे। सित प्रत्यय कौन कौन से हैं? जैसे सत्री प्रत्यय, सानच, सानच। अब यहाँ पे सत्री और सानच में जो स, इस स का क्या होता है? संज्ञा होकर लोप हो जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे ये सार्वधातुक प्रत्यय होते हैं। और देखिए शानन, खश, खश, श, सधई और सुधैन। कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6 और 7। दो प्रत्यय और हैं, वो कौन से हैं? ऐश और चानस, ऐश और चानस। यानी कि इन सभी में देखिए सभी प्रत्ययों में यहाँ पे क्या हो रहा है? शय हलंत में है या प्रारंभ में है, सबकी इत संज्ञा हो रही है। और इत संज्ञा क्षय होने से सित प्रत्यय और तिंग प्रत्यय ये सभी सार्वधातुक प्रत्यय होते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे? ये जहां पे लगते हैं प्रत्यय वहां पे इडागम नहीं होता है। इडागम नहीं होता है। इत का आगम मान लीजिए, इत का आगम, इत का आगम नहीं होता। जहां सार्वधातुक प्रत्यय लगते हैं वहां इसका आगम नहीं होता। अब आइए इधर, तो आर्ध धातु कौन से होंगे? तिंग सित यानी तिंग प्रत्यय और सित प्रत्यय स की इत संज्ञा वाले, ये तो सार्ध धातु हो गए। तो आर्ध धातु कौन से? तो सूत्र है आर्ध धातुकम शेष हो। शेष का अर्थ यानी कि अब जो सार्वधातुक प्रत्यय बताए हैं इन सभी प्रत्ययों से जो शेष हैं, अतिरिक्त हैं, वो सभी क्या हो गए? आर्ध धातु प्रत्यय हो गए। और आर्ध धातु प्रत्यय से क्या होता है? इडागम। आर्ध
धातु का शेड, आर्ध धातु का शेड बलादेहे। इस सूत्र से इत का आगम होता है। इत का आगम होता है। बस यही खास बात हमें ध्यान देने योग्य है कि आर्ध धातु जो प्रत्यय हैं जहां लगते हैं वहां ईट आगम होता है, और सार्व धातु होते हैं वहां ईट आगम नहीं होता। प्रत्यय बता दिए तीन, और जो सिद्ध प्रत्यय हैं छह की संख्या वाले वो सार्व धातु के, इनसे इतर जो बच गए सारे वो आर्ध धातु प्रत्यय हैं। अब इस सार्व धातु और आर्ध धातु को ही आधार बना करके एक जो मुख्य कार्य होता है इन प्रत्ययों के प्रकरण में, वो होता है गुण कार्य और वृद्धि कार्य। यानी धातु का जो अंतिम स्वर व्यंजन जो होता है, अंतिम अक्षर, उसके बाद उसके हिसाब से जो प्रत्यय लग रहा है सार्व धातु का आर्ध धातु, वहां पे उसकी गुण संज्ञा होगी या फिर वृद्धि संख्या, यानी वो वृद्धि में परिवर्तित होगा या गुण बनेगा। यह एक वृद्धि या गुण कार्य देखेंगे इस सार्व धातु और आर्ध धातु के आधार पर। देखिए गुण कार्य कहाँ होगा, वृद्धि कार्य कहाँ होगा, ये हमें समझना है कि किस धातु का रूप जो बनाएंगे हम प्रत्यय लगा करके, तो कहाँ गुण कार्य करेंगे, कहाँ वृद्धि कार्य। तो गुण कार्य जहाँ करेंगे उसके लिए पॉइंट रख रहे हैं हम। पॉइंट क्या है कि सार्व धातु और आर्ध धातु किसी भी प्रकार का प्रत्यय हो, चाहे तो सार्व धातु हो चाहे आर्ध धातु, किसी भी प्रकार का प्रत्यय हो, उस प्रत्यय के कारण से जो गुण कार्य होगा वो देखते हैं यहाँ पे। सार्व धातु आर्ध धातु, सार्व धातु और दूसरा है आर्ध धातु। सार्व धातु आर्ध धातु का हो सूत्र है, ये सूत्र है और सूत्र के हिसाब से चलेंगे। देखिए यहाँ पे सार्व धातु आर्ध धातु का हो, इस सूत्र से क्या बन रहा है यहाँ पे, चाहे धातु कैसी भी हो, ये धातु के साथ अगर सार्व धातु और आर्ध धातु प्रत्यय लगते हैं तब धातु के अंतिम जो अक्षर है, अंतिम जो स्वर है वो देखिए, या तो ई, उ, री या ली, ये हो कोई सा भी चारों, ई, उ, री, ली, धातु के अंतिम ई, उ, री, ली हो तो गुणादेश होगा, गुणादेश होगा। अब गुण हम जानते हैं, तो गुण होगा तो क्या होगा, ई के स्थान पे क्या होगा, गुण में एक, उ का क्या बनता है गुण में ओ, और री का क्या बनता है अर, और री का अल। ये गुण कार्य हो जाएगा, यानी गुणादेश होगा तो ई को ए बनेगा, उ का ओ बनेगा, री का अर और री का अल बनेगा। ये तो ये बात है गुण कार्य की। दूसरी बात जो ध्यान रखने योग्य है वो बात ये है, यहाँ पे सार्व धातु का आर्ध धातु की बात हुई, धातु के अंतिम इन अक्षरों की बात हुई। अगर ये तो अंतिम अक्षर है, ठीक है। अब धातु की उपधा में भी, धातु की उपधा में भी यदि, धातु की उपधा में भी यदि ये अक्षर हैं ई, उ, री वगैरह, ई, उ, री, री, ये अक्षर हैं तो गुण कार्य होगा। गुण कार्य होगा। गुण कार्य क्या होता है, ऐसे ही होगा, ए का ई का उ, ई का ए बन रहा है, उ का ओ बन रहा है, री का अर और री का अल। इस तरह से अगर उपधा में भी होगा तब भी अंतिम है जब तो हो रहा है, अगर उपधा में भी यही वर्ण हो तो भी गुण कार्य ही होगा। अब देखें उपधा क्या होती है। पठ, लिख, हस, नी, पा और दा, ये मान लीजिए ये धातु है हमारे सामने।
तो अंतिम जो अक्षर की बात की ई उ री री, जब तो ये मात्रा देखेंगे अंतिम, ठीक है, तो उनके जगह गुण हो जा रहा है। अगर उपदा की बात करें, उपदा में भी इस तरह के वर्ण हो तो गुणकारी हो। तो उपदा क्या होती है, जो अंतिम अक्षर होता है, अंतिम चाहे तो वो स्वर हो, व्यंजन स्वर है तब तो उसी का परिगणन हो रहा है। अगर उपदा लास्ट में जो अंतिम वर्ण है वो व्यंजन है, तो उससे पूर्ववर्ती वर्ण जो है वही उपधा होती है। उससे पूर्ववर्ती वर्ण क्या होती है, उपधा, यानी व्यंजन के जस्ट पहले वाले अक्षर की जो मात्रा होगी वही उपधा होगा। तो उपधान में यहाँ पे जैसे ई है, तो इस ई को क्या हो जाएगा, गुणकार्य ए होगा। इस तरह की बात यहाँ पे है। सीधे सीधे शब्दों में अगर शब्द के धातु के अंत में ई उ है जब गुण हो रहा है, या अंत में ना हो करके अंत में अगर व्यंजन वर्ण है तो उससे पूर्ववर्ती भी अगर इस तरह के ई उ री है तब भी गुण कार्य होगा। अब हम देखेंगे वृद्धि कार्य। वृद्धि कार्य क्या कहाँ होगा, एक सूत्र है अचोयणीति। ये सूत्र के अनुसार अगर कोई भी स्वर हो, स्वर कौन से, छोटा ई बड़ा ई, छोटा उ बड़ा उ, यानी रेशो और दीर्घ की बात हो रही है, री और री ली, इस तरह के कोई से भी अक्षर हो तब क्या होगा, यहाँ पे देखिए दो बात, यित या नृत्य, ये गीत या नृत्य प्रत्ययों के परे रहते वृद्धि कार्य होगा। वृद्धि कार्य होगा। वृद्धि कार्य कैसे होगा, देखिए धातु में अंतिम अक्षर यदि ये हो, छोटी बड़ी ई, छोटा बड़ा उ, री और ली, इस तरह के अगर अक्षर हैं तो वहां पे हम देखेंगे कि प्रत्यय अगर सामने यित या णित हो, यित मतलब जहाँ पे यह की संज्ञा हो रही है और णित मतलब जहाँ पे न की संज्ञा हो, ऐसे प्रत्यय, जैसे री हल और नत वाला णत प्रत्यय होता है, ये देखिए णत प्रत्यय, तो न की संज्ञा होगी, ऐसा प्रत्यय होगा तब वहां पे वृद्धि कार्य होगा। ये यह प्रत्यय जो है, ये प्रत्यय और होंगे, उनको भी हम देख लेंगे। तो ये जो बात है वृद्धि कार्य रहने की, तो यचोणीति सूत्र से इन अक्षरों के बाद अगर ये प्रत्ययों के परे रहते वृद्धि कार्य होगा। एक और जो बात है यहाँ पे देखने लायक, वो है अत उपधा। अत उपधाया एक सूत्र है, अत उपधाया यानी उपधा में अगर ह्रस्व उपधा, उपधा क्या होती है, मैंने बताया अंतिम मात्रा जो होती है, अंतिम वर्ण उससे पूर्ववर्ती यानी सेकंड लास्ट जो वर्ण होता है उसमें अगर ह्रस्व अ का मतलब अ, वहां पे अ चाहे वो आगे वाला व्यंजन है कोई सा भी, लेकिन उससे पूर्ववर्ती वर्ण यानी कि अ हो तो उसको आ हो जाएगा, वृद्धि आवृद्धि होगा, आवृद्धि होगा। ये बात यहाँ पे हमें देखने लायक है। तो प्रत्यय वही रहेंगे, ये तो णित वाले यहाँ पे भी ये तो णित। अब ये णित और णित प्रत्यय कौन से होते हैं, जैसे ही हम प्रत्यय में आगे बढ़ेंगे, बात की थी हमने ण्यत, ज्ञप, यत, इस तरह के जो प्रश्न थे प्रत्यय थे उनकी बात की हमने। अब देखेंगे ये जो वृद्धि कार्य और गुण कार्य कहाँ हो रहे हैं वो हमने देख लिए। अब एक एक प्रत्यय को, जो कि कृत्य प्रत्यय, कृत्य और तद्धित प्रत्यय के भेद से थे, एक एक प्रत्यय को नियम पूर्वक हम उनके शब्द बनाते चलेंगे। जिनके तीनों लिंगों में चलेंगे तीनों लिंगों में चलाएंगे, जिनको एक वचन द्विवचन चलता है एक वचन द्विवचन चलेंगे, उनको देखते हैं हम एक एक को। पहले लेते हैं हम कृत्य प्रत्यय। यहाँ पे देखिए कृत प्रत्यय में पहला तव्यत प्रत्यय है, उस तव्यत प्रत्यय के साथ ही एक और है तव्य और अन्य, तीनों ही प्रत्यय एक ही अर्थ में है।
चाहिए या योग्य अर्थ में। तव्य, तव्य और अन्य तीनों का जो पैटर्न है वो एक ही तर्ज पे बनता है, धातु से रूप जो बनते हैं इनके, और अर्थ भी इनका एक ही है, योग्य या चाहिए अर्थ में। लेकिन हम एक एक करके देखेंगे। तव्यत को देखते हैं तो यहाँ पे तव्यत प्रत्यय योग्य या चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। जो तव्यत प्रत्यय होगा वो योग्य और चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी इनसे बनने वाला शब्द बनेगा तो वो चाहिए या योग्य शब्द अर्थ का विधान वहां पे होगा। जैसे पठ में अगर तव्य तो जोड़ते हैं तो पठितव्य बनता है, यानी पढ़ना चाहिए या पढ़ने योग्य। इस तरह के शब्द बनेंगे यहाँ पे, यानी चाहिए और योग्य और चाहिए अर्थ में। दूसरी बात जो यहाँ पे है इस तव्य से संबंधित, वो भाव और कर्म, भाव और कर्म, भाववाच्य और कर्मवाच्य ऐसे ले लें। भाव या कर्म अर्थ में होते हैं। तव्यत प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में होता है, यानी भाववाच्य में और कर्मवाच्य दोनों जगह प्रयुक्त होता है तव्यत प्रत्यय। फिर यहाँ पे जो बात है तव्यत में, तव्यत प्रत्यय में से त की एक संज्ञा हो जाती है। त की एक संज्ञा होकर धातु से तव्य जुड़ता है। अगर धातु से जुड़ने की बात करें तो तव्य ही जुड़ेगा वहां पे। तव्यत में से त की इत संज्ञा हो जाती है, क्योंकि वो हलंत है। हलंत की हलंतम से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप हो जाता है, तो तव्य वहां पे बनता है और वही धातु से जुड़ता है। जैसे पठ धातु है, तव्यत जुड़ा, तव्यत में से त हटा तो बना पठितव्य। अब इसको पुल्लिंग स्त्रीलिंग जैसा बनाना चाहे, पुल्लिंग में तव्य, स्त्रीलिंग में तव्या और नपुंसक लिंग में तव्यम। तो इस तरह से पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम, इस प्रकार के रूप चलेंगे। अब यहाँ पे ई कहाँ से आया? ये इडागम। इडागम कैसे होता है? हमने बात की आर धातुक और सार धातुक, इनके आधार पे। सार धातुक प्रत्यय जहाँ पे लगते हैं वहां पे इडागम नहीं होता, आर धातुक प्रत्यय जहाँ पे लगते हैं वहां इडागम होता है। तो हमारा तव्यत प्रत्यय आर धातुक प्रत्यय की श्रेणी में है, इसलिए यहाँ पे क्या इडागम का भी कार्य होगा, यानी कि आर्ध धातु प्रत्यय होने से, आर्ध धातु प्रत्यय होने से यथा प्राप्त, यथा प्राप्त का मतलब जो धातु अगर सेक है तो वहां पे इडागम होगा। इत का आगम, इत का आगम होगा, ठीक है। इत का आगम भी हो गया। आर धातु जब प्रत्यय लग रहा है तो धातु में जो गुण कार्य होना चाहिए जहां पर, तो गुण कार्य भी होगा, गुण कार्य भी होगा। गुण कार्य वही होगा जहां अंतिम ई उ रील री की मात्राएं हो और आगे आर धातु प्रत्यय हो या टिंग सिक से भिन्न हो, तो वहां जो प्राप्त है गुण कार्य होना चाहिए, वो गुण कार्य भी होगा उन अक्षरों के एवज में। अगर उपदा में है तब भी होगा। ये बात हमने वहां पे जानी, इसको सुरक्षित कीजिए। अब हम उदाहरण की तरफ चलते हैं और तव्यत प्रत्यय से बनने वाले सभी रूपों को हम तीनों लिंगों में चलाएंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में बांट के चलते हैं। धातु, प्रत्यय और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, इस तरह से हम रखेंगे। देखिए हमारे सामने जो प्रक्रिया है उसको देखते हैं। पहले लेंगे हम धातु, फिर है प्रत्यय, ठीक है। अब प्रत्यय के बाद में जो शब्द बनेंगे वो पहले बनाएंगे हम पुल्लिंग के,
पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, और नपुंसकलिंगे। नपुंसकलिंगे तीनों ही लिंगों में हम इसके रूप चलाएंगे। तीनों रूपों में हम इन धातुओं के जो धातु होंगी अलग अलग, प्रत्यय हमारा समान रहेगा। प्रत्यय क्या रहेगा हमारा? तव्यच प्रत्यय रहेगा। और तव्यच में से तो त वो नहीं रहेगा, ये देख लेना। हम कुछ एक धातुओं को यहाँ पे रख के देखते हैं। देखिए, पठ, लिख, हस, नी, गम, चल, हन। इस तरह से ये धातु हैं और इनको हम देखिए जो भी अपेक्षित है कोण कार्य वगैरह वो करके चलेंगे। करते हुए चलेंगे तो हमारा जो कार्य है वो इस तरह से आसान हो जाएगा। देखिए, लिख, पठ, ये जो धातु है उनके साथ तव्यत प्रत्यय जोड़ रहे हैं हम। उस तव्यत प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में क्या बनता है? यहाँ पे जहाँ इडागम होना चाहिए वहाँ इडागम भी होगा। तो यहाँ पे पठ से ही शुरू कर रहे हैं हम। लिखा था थोड़ी देर पहले, पठितव्यः। पुल्लिंग बनाना हो तो विसर्ग के साथ, स्त्रीलिंग बनाना हो तो आ की मात्रा के साथ, पठितव्या। और अगर नपुंसकलिंग पूछे तो मैं के साथ, पठितव्यम। यही थोड़ा सा अंतर है जो ध्यान रखने लायक है। शब्द जरूरी नहीं है पठितव्य दे, पठितव्यम दे, पठितव्या भी दिया जा सकता है। और पूछे कौन सा प्रत्यय, तो ये तव्य ध्यान रखना है। तो बीच में याद रखने लायक वही है कि अंतिम जो मात्राएं होती हैं विसर्ग वगैरह उनको छोड़ करके जो मूल है उसी पे ध्यान दिया जाए तो प्रत्यय वहां पे पकड़ में आ जाता है। तो यहाँ पे पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम इस प्रकार के रूप बनते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे अंतिम मात्रा कहीं भी ई की नहीं है, उपदा में है, यानी अंतिम अक्षर से पहला। उपदा क्या होती है? फिर से एक बार, सेकंड लास्ट अक्षर, सेकंड लास्ट यानी लास्ट का तो ये है अंतिम, उससे पहले वाली जो ई की मात्रा वही उपदा हुई। अगर उपदा में भी ई, उ, री, ली है तब भी वो गुण कार्य होगा। तो इस ई को अब क्या बदलेंगे हम? ले में बदल देंगे। ई का बना ए, गुण कार्य हो रहा है और इडागम करके लेखितव्य हो। क्या अर्थ हो रहा है? पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, या पढ़ने योग्य, पढ़ने योग्य, पढ़ने योग्य। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से अलग अलग। लेखितव्य लिखना चाहिए या लिखने योग्य। लेखितव्या आ की मात्रा के साथ, क्षम्यतां विसर्ग यहाँ नहीं होता है। लेखितव्या और लेखितव्यम। ये नपुंसकलिंग में लेखितव्य, लेखितव्या, लेखितव्यम। अब हस धातु से बनाइए, हस धातु से हसितव्यम, हसितव्यः पुल्लिंग में, हसितव्या स्त्रीलिंग में और हसितव्यम नपुंसकलिंग में। इस तरह से रूप बनते जाएंगे। धातु चाहे कोई सी भी हो, हमारी जो रूप बनाने की प्रक्रिया है प्रत्यय जोड़ करके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में, वो प्रक्रिया यही रहेगी। प्रक्रिया में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नी धातु है, देखिए नी में अंतिम मात्रा ई की है, तो ई से अब क्या होगा वहां पे? नेतव्य, ए का हो जाएगा वहां पे विधान, यानी गुण बन के आएगा। नेतव्य, नेतव्य, नेतव्यम, नेतव्या स्त्रीलिंग में और नेतव्यम नपुंसकलिंग में।
गम धातु से तव्यच प्रत्यय लगाने पे क्या बनेगा? गंतव्य। देखिए यहाँ पे जो म है, आगे तव्यत का तय आने से जो त वर्ग है उसी का अंतिम अक्षर बनेगा। देखिए है म, ये भी अंतिम अक्षर है, लेकिन प वर्ग का है। ये कहता है पर सवर्ण हो जाता है अनुनासिक वर्ण उसी में, तो पर सवर्ण यानी तय के हिसाब से उसका सवर्ण वर्ण नया हो गया गंतव्य हो। स्त्रीलिंग में गंतव्या और नपुंसक लिंग में गंतव्यम। जाना चाहिए या जाने योग्य, इस अर्थ में चल चलितव्य। चलितव्या और चलितव्यम। हमसे हंतव्य। क्योंकि पहले से ही न है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तव्य के कारण से। हंतव्य, हंतव्या और हंतव्यम। इस तरह से ये शब्द जो बन रहे हैं प्रत्यय के योग से, वो तीनों लिंगों में हम चला सकते हैं। और देखेंगे यहाँ पे कुछ एक धातुओं के साथ तव्यत प्रत्यय को जोड़ करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग में। देखिए रक्ष, पा, और रखेंगे तो हम क्या, क्या रक्ष, स्ना, शास, शासन करना। इस तरह की धातुएं हैं, उनमें हम तव्यत प्रत्यय लगा के चल रहे हैं। पुल्लिंग में क्या बनेगा, स्त्रीलिंग में क्या, तीनों ही लिंगों में बना के चलते हैं। देखिए खाद धातु तव्यत प्रत्यय से क्या रूप बनेगा? पहला खादी तव्य। क्योंकि आर धातु प्रत्यय लग रहा है तो इडागम वगैरह जहाँ संभव है जिन धातुओं के साथ लग रहा है वहां पे, क्योंकि शेख धातुओं के साथ ही इडागम लगता है। खादी तव्य हो, स्त्रीलिंग में बन जाएगा यही खादी तव्या, आ की मात्रा के साथ। और यहाँ पे नपुंसक लिंग में खादी तव्यम। अब आइए रक्ष धातु के साथ, रक्षी, इडागम, रक्षितव्या, रक्षितव्या, रक्षितव्या। यहाँ पे रक्षितव्य हो, यहाँ रक्षितव्या और ये रक्षितव्यम। तीनों ही लिंगों में चल रहे हैं रूप। पासे पातव्यम, पाके अंत में कोई स्वर व्यंजन और कोई एक्स्ट्रा नहीं है अतिरिक्त, तो यहाँ पे पातव्य हो, पातव्या और पातव्यम। रक्षार्थ में है ये धातु रक्षणे। या ज्ञान से ज्ञातव्य हो, ज्ञातव्या और ज्ञातव्यम। और धातु हमारी स्ना, स्ना से क्या बन जाएगा? स्नातव्य, स्नातव्या और स्नातव्यम। इस तरह के रूप बनेंगे। फिर है सास, शासितव्य। इस तरह से स्नातव्य हो, स्नातव्या और स्नातव्यम। सास से शासितव्य, इडागम करके इत का विधान हो रहा है यहाँ पे। शासितव्य हो, शासितव्या, शासितव्यम।
इस तरह से शब्द बनते हैं। कृत प्रत्यय तव्यत में तव्यत प्रत्यय के साथ अनेक धातुओं को लगा के देखा, और आप किसी भी धातु को लगा के देखिए, रूप इसी तरह से बनेंगे। इसी में देखिए अंतिम जो मात्रा है उसके हिसाब से आप देखा जाता है। अगर ई उ री है जब तो गुणकार्य हो रहा है, या दीर्घ है पूर्व पहले से ही, तो वहां पे वैसा का वैसा ही तव्यत जुड़ रहा है। और अगर वो उपदा या अक्षर जो है वो ह्रस्व है तो वहां पे गुणकार्य होगा और इडागम का काम हो रहा है। तो इडागम हो रहा है ज्यादातर, जहां बड़ी मात्रा है वहां पे नहीं हो रहा है। देखिए सारा सब कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग में। और आप अनेक धातुओं के साथ लगा करके देखेंगे, अपना गृह कार्य होमवर्क भी हो जाएगा, और एक तरह से अपने आप को इन प्रत्ययों के साथ धातुओं के साथ जोड़ना, ये सारा कार्य भी अपने आप में संपन्न करना आ जाएगा। आगे हम बात करेंगे तव्यत प्रत्यय के साथ ही इसी का दूसरा रूप अनियर प्रत्यय, जो इसी अर्थ में चाहिए या योग्य अर्थ में होता है, वो चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।